माफी चाहता हूँ साथियों, कुछ इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से आपसे मेरा संपर्क टूट गया था। खान सर को मेरा नमस्कार। मैं लखीसराय से गुरु कुमार सिंह बात कर रहा हूँ। जैसा कि अभी अनूप जी और एक गार्जियन भी इस ग्रुप में जुड़े हुए थे, जैसा कि मैंने उनकी बातों को सुना और मैं भी एक छात्र हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है 2024 को लीप ईयर्स तो है ही, लीप ईयर्स के साथ साथ 2024 को पेपर लीक ईयर्स भी बनाना चाहिए। ये पहली घटनाएं नहीं है जो कि बिहार में पेपर लीक हो रही है। बट जैसा कि मेरा एक सवाल था सर आपसे, कि जिन छात्रों ने आंदोलन शुरू किया था, वे लोग अधिकतर जो है वो पीड़ित आपके साथ हैं। लेकिन जिन लोगों ने एक दिन लाठीचार्ज हुआ है, उसमें कुछ लोग, एक दो असामाजिक तत्व शामिल हो गए थे, ऐसा मेरा मानना लगता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दो बातें हैं। मैं किसी को असामाजिक तत्व तो नहीं कह सकता हूँ। जब भीड़ जमा होती है तो वो किसी दल का भीड़ नहीं है, किसी एक संगठन का भीड़ नहीं है, तो सारे लोग उसमें आ सकते हैं। हर बिल्कुल। व्यक्ति वहां पर अभ्यर्थी हो ये जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति की मंशा ठीक हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर भीड़ जमा हम लोगों के कहने पे हुई है तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेवारी भी मुझे लेनी होगी। मैंने साथियों को ये कहा था, बच्चों को ये कहा है कि जब तक मैं खड़ा रहूंगा आपको कोई आप पर लाठी नहीं चलाएगा। अगर लाठी चलेगी तो सबसे पहले मुझ पर चलेगी। मैं वहां 12 बजे से लेकर शाम में 7:30 बजे तक रहा हूं। उसमें आधे घंटे में धरना खत्म होने के बाद गांधी मैदान में बैठा हुआ था। जब तक मैं वहां रहा, आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा या जो लोग शामिल थे उन्होंने भी देखा, पुलिस ने कोई कार्रवाई ऐसी नहीं की जिससे कि छात्रों को तकलीफ हो। अब सवाल ये है कि मैं वहां से हटा क्यों? हटे हम लोग इसलिए कि सरकार ने ये कहा कि आप 5 लोगों का डेलीगेशन हम लोग के पास भेजिए, हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने शर्त ये रखी कि ये तब करेंगे जब आप वहां जहां बैठे हुए हैं धरने पर, वहां से आप लोग हट जाइए। तो अगर हम लोग सरकार से बातचीत करने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिए थे तो किसी भी हालत में हम लोग वहां बैठे नहीं रह सकते थे, क्योंकि वो हम लोग की ओर से गलत बात होती। तो हम लोगों ने माइक से ये घोषणा की कि जो छात्र घर जाना चाहते हैं वो घर जाएं, जो हमारे साथ वापस चलना चाहते हैं वो गांधी मैदान चलें, और 5 लोगों का डेलीगेशन सरकार से जाए, बात करे। अगर छात्रों के अनुसार निर्णय होता है तो हम लोग उनकी बात मानेंगे, नहीं बैठ अगर मानेंगे तो हम लोग गांधी मैदान में बैठकर या फिर से बैठकर अगले दिन इस पर निर्णय ले लेंगे। आपने देखा होगा किसान आंदोलन साल भर से ज्यादा चला। बीच बीच में किसान संगठनों के लोग जाकर सरकार से बात करते हैं, ये लोकतंत्र का तकाजा है। आप सड़क पर बैठ के तो बात कर नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने वहां लोगों से रिक्वेस्ट किया, बच्चों से भी कहा कि आप यहां से वापस चलिए, घर जाइए या गांधी मैदान चलिए। जिन बच्चों को मेरी बात सुनाई दी, जिन लोगों को मेरी बात समझ में आई, उसमें से कई सैकड़ों, कई सौ बच्चे हमारे साथ वापस गांधी मैदान गए। बहुत सारे बच्चे वापस घर भी चले गए, क्योंकि जब वो सिट आउट चल रहा था तब 10,000 से ज्यादा बच्चे वहां पर थे। कुछ लोगों के अनुमान से 15-20 हजार बच्चे थे। लेकिन जब मैं वापस गांधी मैदान में जाकर बैठा हुआ था और सबको ये प्रयास कर रहा था समझाने की कि भाई आप लोग वापस वहां से आ जाइए, कुछ छात्र अपने विवेक से या दूसरे के बहकावे में आकर उन्होंने ये कहा कि नहीं हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। 1 घंटा के बाद जब मैं वहां से निकल गया, वापस यहां से पूरा अपने आवास पर आने के लिए निकला, तब पुलिस को ऐसा लगा कि अब तो प्रशांत किशोर चले गए, अब बच्चों को मारो, और उन्होंने बच्चों पर लाठीचार्ज की। जब लाठीचार्ज हुआ है उस समय मुझे, मेरा अनुमान है कि 1500 से 2000 बच्चे वहां रहे। ये सरासर सरकार का गलत तरीका है, क्योंकि अगर कुछ गलती हुई थी उस घटना में, वहां लोगों को, चाहे असामाजिक तत्वों ने किया या किसी ने किया, गलती अगर हुई थी तो मैं तो वहां था ना भाई। आप मुझे पकड़ते, मुझे लाठी से मारते। अगर मैं वहां नहीं था, मुझे आप आकर से पूरा घर से पकड़ लेते। लेकिन सरकार ने मुझे वहां से आने के बाद, मेरे आने के बाद वहां लाठीचार्ज किया है। तो भाई मुझे पूरी रात तो वहां बैठना था नहीं। सरकार ने जब बात मान ली कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो डेलीगेशन को वहां जाना था, तब मैं वहां से हटा हूं। और हटने से पहले जितनी ताकत थी अपने बच्चों को सबको बताया है कि भाई आप लोग यहां से चलिए, अपने घर जाइए, अगर बैठना है
तो गर्दनीबाग धरने स्थल पर बैठिए या गांधी मैदान में बैठिए। लेकिन कुछ बच्चे, चाहे आप उनका उत्साह कह लीजिए, अति उत्साह कह लीजिए, उनको ऐसा लगा कि अब हम इतनी बड़ी संख्या में आ गए हैं तो आज ही जीत हासिल करके ही जाएंगे, और कुछ लोगों ने उसका, बच्चों के भावनाओं का फायदा उठाया, उनको बहकाया, वही लोग बैठे रह गए। उसी में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लेकिन चाहे बच्चों की गलती कुछ भी हो, अगर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है तो उसको, उनको सजा दिलवाने की जिम्मेवारी हमारी है। मैंने प्रेस में भी कहा है कि उनको कानूनी कार्रवाई उन पर हो, उन पर एफआईआर होगा। अगर सरकार ने लाठी चलाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं किया तो उनको कोर्ट में उन पर एफआईआर भी करूंगा और उनको मानवाधिकार संगठनों के पास भी ले जाऊंगा। बच्चों को मार जो पड़ी है वो खाली नहीं जाएगा, और आगे से ये दोबारा न हो, इसके लिए मैंने कहा है कि जब 2 दिन का समय खत्म होगा और बच्चे अगर आंदोलन जारी रखेंगे तो अब मैं जाकर उनका नेतृत्व नहीं करूंगा, उनके साथ ही बैठूंगा, ताकि ये बात न हो कि प्रशांत किशोर के जाने के बाद बच्चों को टारगेट करके मारा जाए। जब मुझे पता चला है कि बच्चों पर लाठी चली है, उसके बाद सबसे पहले पीएमसीएच में हम लोग पहुंचे हैं। 2:30 बजे तक मैं पीएमसीएच में रात में रहा हूं। फिर वहां से पता चला कि जो कुछ बच्चे हैं जो वापस जाकर धरने स्थल पर बैठना चाहते हैं, बैठ गए हैं जाकर, उनके पास रात में कंबल नहीं था। ये जो वीडियो वायरल की बात हो रही है, मैं उसका संदर्भ आपको देना चाहता हूं। वहां हम लोग क्यों गए, मैं वहां पर 2:30 बजे, आप वीडियो का टाइम देखिए, 2:30 बजे रात में मैं गया हूं। जब पीएमसीएच से लौटकर मैं घर आया तो मुझे बच्चों ने बताया कि सर, कल तक जो धरना चल रहा था वो हम लोग 120 कंबल हम लोगों ने रेंट पर, किराए पर लिया हुआ था। वो चूंकि गांधी मैदान में संसद लगा, छात्र संसद था, तो बच्चों ने किराए का कंबल लौटा दिया। अब रात में जब वहां बच्चे आए तो उनके पास ठंड में कंबल नहीं था। तो मैंने जब कंबल भिजवाया वहां, तो पता चला कि 2-4 असामाजिक तत्व छात्र नेता होने के नाम पर वहां बैठे हुए हैं, और जो कंबल और साधन मैंने बच्चों के लिए भिजवाया था उसको जबरदस्ती 1 के बदले 4 कंबल वो ले रहे हैं। तो मैं 2:30 बजे वहां पहुंचा हूं, और वही बकझक का जो वीडियो है जो चल रहा है, कुछ नेता उस पर राजनीति कर रहे हैं, जहां मैं ये कह रहा हूं कि भाई कंबल मैंने भिजवाया तो तुम यहां बैठ कर राजनीति क्यों कर रहे हो। वहां बगल में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो बेचारे ठंड में सो रहे हैं वहां, उनके लिए जो कंबल, जो सुविधा हम लोग यहाँ से भिजवा रहे हैं, ये छात्र नेता, अपने छात्र नेता होने का दावा करने वाले लोग उन बच्चों का हक मार के उनका कंबल लेकर ये वहां बैठ के नेतागिरी कर रहे हैं। किसी ने ये नहीं पूछा, आप लोग पूछिए कि भाई 13 दिन से छात्र आंदोलन वहां कर रहे हैं, ये बच्चे खाना खा रहे हैं, खाना उनको कौन भेज रहा है, ये बच्चे वहां पर मोबाइल चार्ज कैसे कर रहे हैं, ये बच्चे जहां सो रहे हैं वो पुआल की व्यवस्था कौन कर रहा है, ये कंबल की व्यवस्था कौन कर रहा है, इन बच्चों को नहाने के, बाथरूम जाने की व्यवस्था कौन कर रहा है। भाई ट्वीट करने से तो नहीं होगा, ट्वीट नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, ये बच्चे खुद से चंदा करके कर रहे हैं। लेकिन जहां भी उनको कमी होती है, उनको लगता है भैया 30 आदमी ज्यादा, खाना नहीं मिल, खाना घट गया, हम लोग खाना पहुंचा रहे हैं। वो बता रहे हैं भैया हमारा यहाँ कंबल था, ये लोग नेता लोग आके कंबल ले लिया है, आप आइए नहीं तो हम लोग को परेशानी हो रही है, हम लोग वहां जा रहे हैं। रात में हर दिन पुलिस वाले आकर उन पर दबिश बनाते हैं। कल पीएमसीएच से कम 8 बच्चों को पुलिस वाले पकड़ कर ले गए, उनको वहां थाने से छुड़वाया गया, 2 लोगों को कोर्ट से बेल दिलाया गया। सिर्फ नेतागिरी करने वाले लोग बैठ के कह रहे हैं कि हम मार्च निकाल रहे हैं। अरे भाई, छात्र बेवकूफ नहीं है, उसको मालूम है कि धरने स्थल पर अगर डेली 15, 20, 25, 50 लड़का कोई बैठा हुआ उनके लिए, तो वो जनसुराज के लड़के बैठे हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए लड़के बैठे हुए हैं। डेली मैं जा रहा हूं और मैं घटना स्थल से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर रहता हूं। छात्रों को अपना नंबर दे रखा है कि भाई कोई दिक्कत होगा तुरंत फोन करो। तो ये तो राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और छात्रों का उत्साह भी है, उनका परेशानी भी है। कुछ अगर छात्रों ने, मैंने कल प्रेस में भी कहा, अगर छात्रों ने कुछ मेरे लिए गलत कह भी दिया, कोई उसका मुझे मलाल नहीं है। मैं यहाँ छवि बनाने नहीं आया हूँ, मेरा विश्वास है कि इन छात्रों की मदद की जानी चाहिए, इसलिए इनके मदद में खड़े हैं। इसका कोई राजनीतिक नफा नुकसान का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अगर राजनीति की बात होती तो 2.5 बरस से कितनी बार पेपर लीक हुआ है, कितनी बार छात्र आंदोलन किए हैं। मैंने आज तक किसी भी आंदोलन में ना भाग लिया है, ना कोई उनका किसी का समर्थन किया है।
इस बार इसलिए कर रहा हूं कि जो उनके साथ जो एग्जाम में अनियमितता हुई उसको छोड़ भी दीजिए, जिस तरह से छात्रों को मारा गया है ये किसी भी सभ्य समाज में हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। लड़कियों के पेट पर, छाती पर पुलिस वालों ने जूता पहनकर उनके पेट पर पैर रखकर उनको डंडे से मारा है। आप बताइए कि कैसे इसको बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए इनके साथ खड़े हैं और बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। जिन लोगों ने भी बच्चियों को मारा है, लड़कों को, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी और वो कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। सरकार अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी तो उनके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे ही जाएंगे। अगले साथी संजीव कुमार है हमारे साथ। संजीव जी, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और सवाल लीजिएगा। हेलो हेलो, बोलिए भैया संजीव जी। हाँ जी सर, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ बताइए सर, मेरा सवाल यह है कि सर जैसे कि सर आपने बीपीएससी के छात्र को जैसे सर आप सपोर्ट किए, आप पर एफआईआर हुआ, ठीक है, और कुछ छात्र पर भी एफआईआर हुआ है, ऐसा क्यों किया पुलिस पटना के एसपी ने? हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं। नहीं, एफआईआर तो भाई दबाव बनाने का एक तरीका है जो प्रशासन में है। बच्चों को डराते हैं कि एफआईआर हो जाएगा तो तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा, तो बच्चे डर के मारे आंदोलन से भाग जाएं। लेकिन अब चूंकि हम लोग भी शामिल हैं तो बच्चों को ये आश्वासन है कि जो वकील प्रशांत किशोर का केस लड़ेगा वही वकील बच्चों का भी केस लड़ेगा। कल जब पीएमसीएच में जिन बच्चों को पिटाई पड़ी है उन बच्चों को पुलिस ने जबरदस्ती पकड़कर उनसे साइन कराया, उनको डिटेन किया, उनको पकड़ के ले गए, तो थाने में छुड़वाने भी हम लोग गए और कोर्ट से 2 आदमी का बेल भी 2 आदमी को मिला है। कोई भी छात्र अभी डिटेन नहीं है। वो इसलिए नहीं डिटेन है क्योंकि हम लोग भी साथ में लगे हुए हैं कि अगर किसी छात्र को पुलिस पकड़ेगी तो उसको वो कानूनी मदद, वो सुविधा जो हम लोग के पास जो बन पड़ सकता है वो दिया जा रहा है। और सिर्फ मेरे पे ही नहीं, सारे 21 लोगों पर जिन पर भी एफआईआर हुआ है उनका केस जनसुराज लड़ेगा। उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। आजाद आलम है हमारे साथ, मोहम्मद आजाद आलम। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा, सवाल पूछ लीजिए। नमस्कार सर। बोलिए आजाद जी। मेरा सवाल ये है कि सर बहुत लोग जो है अब आप पे आरोप लगा रहे हैं कि जैसे कि आप पूरा प्रोटेस्ट में जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों का साथ दिया, फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो मतलब आधे रास्ते में उसको जो है उन लोगों को छोड़ के चले गए, जबकि आपको ये मालूम था कि उन लोगों पे लाठियां चल सकती है। उसके बाद से आप पे जो है जितने तरह की सवाल उठ रहे हैं, तो उस तरह की राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? मेरे भाई, जब आप वहां बैठे 6 घंटा बैठे रहे, सरकार से बात हुई, सरकार ने कहा कि हम आपसे, आप छात्रों के डेलीगेशन से बात करने के लिए तैयार हैं, शर्त यह है कि आप लोग जहां अभी बैठे हुए हैं वहां से हट जाइए। तो अगर सरकार से बात करना पड़ेगा, हटकर क्या करना था? हट के वापस गांधी मैदान में जाकर बैठ जाना था। जिसको घर जाना था वो घर गया, हम लोग गांधी मैदान में जाकर बैठे। जो छात्र वहां रोड पर बैठे रहे, वहां बैठने का औचित्य नहीं था। ये ठीक बात है कि वहां जो छात्र बैठे थे उन पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब सरकार को हम लोगों ने कह दिया कि हमारा डेलीगेशन यहाँ से जाएगा, सरकार, मुख्य सचिव, पहली बार मुख्य सचिव, गृह सचिव बात करने के लिए तैयार हो गए, तो हम लोगों को भी वहां पर बैठने का कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं बच गया था। इसलिए वहां से उठकर वापस गांधी मैदान आ गए। तो अगर छात्र वहां डटे रहे, टिके रहे, तो उनको इस बात का संज्ञान था कि पुलिस से झगड़ा हो सकता है। इसीलिए गांधी मैदान में बैठकर उन बच्चों को मैं समझा रहा था कि आप लोग वापस आइए। आप कोई भी आंदोलन करते हैं तो जो बातें तय हुई हैं, गांधी मैदान से निकलने से पहले ये तय हुआ था कि हर व्यक्ति कोई भी हिंसा से जुड़ा, कोई भी काम जो हिंसा से जुड़ा हुआ है वो नहीं करेगा। हम लोग कोई शांति भंग नहीं करेंगे, जहां पुलिस रोकेगी वहां बैठ जाएंगे, पुलिस से जब बात हो जाएगी तो वापस आएंगे। तो जब बात हो गई, जब सरकार ने मान लिया, मुख्य सचिव बैठे हुए हैं डेलीगेशन से मिलने के लिए, आधे से ज्यादा छात्र वहां से हट गए,
तो बाकी छात्रों को वहां नहीं रुकना चाहिए था। लेकिन अगर वो रुक भी गए तो भी पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे वहां हटने के बाद से वहां ट्रैफिक नहीं रुका हुआ था, छात्र कुछ उपद्रव नहीं कर रहे थे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। तो पुलिस अगर चाहती तो वाटर कैनन का इस्तेमाल करके या समझा बुझाकर बच्चों को वहां से डिस्पर्स कर सकती थी। अगर आधे घंटे पुलिस और रुक जाती तो बच्चे अपने आप चले जाते, लेकिन पुलिस ने अपने हीरोइज्म में लाठी चलाई, बच्चों को चोट लगी, उनको परेशानी हुई। तो उसके लिए ही अब मैंने निर्णय लिया है कि अब जो आंदोलन होगा उसमें प्रशांत किशोर सिर्फ मीटिंग में जाएंगे नहीं, अगर वहां धरना होगा तो शुरू से अंत तक मैं खुद ही धरने पे बैठूंगा, क्योंकि वहां जाने से पहले ये नहीं तय हुआ था कि मैं वहीं पर रहूंगा। बात ये हुई थी कि जितने देर हम लोग आंदोलन में रहेंगे उतने देर प्रशांत किशोर सबसे सामने रहेंगे। मैं वहां सामने खड़ा था, आप लोगों ने भी देखा होगा, वहां पर कई घंटे तक मैं खड़ा था। जब तक मैं खड़ा था पुलिस ने लाठी नहीं चार्ज की, पुलिस ने कुछ नहीं किया। मैं वहां हटा हूं तब जब समझौते की बात हो गई थी। समझौते का मतलब बातचीत के लिए सरकार जब तैयार हो गई तब वहां अगर हम बने रहते तो बातचीत शुरू कैसे होती। और वहां अगर वहां से हटे तो जो बच्चे हमारे साथ गए थे उनको हमारे साथ वापस गांधी मैदान आना चाहिए था। लेकिन अगर कुछ बच्चे उत्साह में या किसी वजह से वहां रुक भी गए तो भी पुलिस के पास कानूनी या नैतिक कोई अधिकार नहीं है कि उन्होंने बच्चों पर लाठी चलाई। अगर कुछ गलती हुई थी तो प्रशांत किशोर वहां नहीं थे, वहीं बगल में गांधी मैदान में थे। गांधी मैदान से उठे तो अब शेखपुरा में थे, कहीं भागे नहीं थे, यहीं पटना में बैठे थे। पुलिस आकर हमको पकड़ सकती थी, पुलिस आकर हम पर कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने वो नहीं किया और बच्चों पर लाठी चलाई है। इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जिन लोगों ने ये कायरतापूर्ण काम किया है उन पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो। सरकार अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो उनको कोर्ट से उन पर कार्रवाई कराई जाएगी, उसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। अगले साथी हमारे साथ गौतम कुमार हैं। गौतम जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और अपना सवाल लीजिए। गौतम जी सर नमस्कार। बोलिए, सुन रहे हैं गौतम। सर क्या यह आंदोलन केवल बीपीएससी तक ही सीमित रहेगा या बिहार के अन्य युवा जो पेपर लीक और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा? मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आंदोलन को आगे भी ले जाया जाए। नहीं, मेरा विषय आप मेरे वक्तव्य सुन लीजिए। मैं सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थियों की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। मैंने ये कहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो मांग है उसके लिए सरकार को बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, सही गलत का दूध पानी का पानी करना चाहिए। अगर अनियमितता हुई है तो फिर से एग्जाम होना चाहिए, अनियमितता नहीं हुई है तो उसका प्रमाण जनता के बीच, छात्रों के बीच रखना चाहिए। जो गलती अधिकारियों ने की हो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि अगर कोई बच्चा आंदोलन पर बैठा तो आप उसको लाठी से क्यों मार रहे हो। बड़ा मुद्दा यह है कि आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, वो धरने पर बैठने, अपनी बात रखने पटना आती है, उन पर लाठीचार्ज क्यों होता है। मुखिया, सरपंच, टीचर, जो कोई भी सांख्यिकी वाले बच्चे, कोई भी युवा, कोई भी व्यक्ति पटना में आता है, सरकार ने एक सीधा रास्ता बना रखा है कि जो आंदोलन करने, धरना करने आएगा उस पर लाठी चलाई जाएगी। ये मेरा जो अभियान है वो उसके खिलाफ है कि इस राज्य को लाठी तंत्र नहीं बनाने दिया जाएगा। और जो अधिकारी मनमानी कर रहे हैं बच्चों पर या समाज के किसी वर्ग पर बिना किसी गलती के लाठी चला रहे हैं। अभी आप देखिए, सासाराम में 2 दिन पहले एक ट्रैफिक डीएसपी ने 4 बच्चों पर गोलियां चलाई हैं, एक बच्चे की मौत हुई है। वो उन बच्चों का कसूर क्या था? वो अपना बर्थडे पार्टी मना रहे थे और पुलिस से झगड़ा हुआ, डीएसपी ने गोली मार दी, 30 साल के एक बच्चे की मृत्यु हुई है। तो ये जो अधिकारियों का रवैया है, आप लोग खुद देखते होंगे अपने जीवन में, पूरे बिहार में अधिकारी जो चाहे वो कर सकता है। ये आंदोलन उसके खिलाफ भी है और इसलिए सारे युवाओं का आह्वान किया गया है कि आप आइए और सरकार को ये दबाव बने ताकि सरकार पर कि इस तरह का लाठी तंत्र बिहार में नहीं चल सकता है। ये लालू के राज में जैसे अपराधियों का राज था, वैसे नीतीश कुमार के अंडर अधिकारियों का राज हो गया है, जहां कोई बीडीओ, कोई सीओ, कोई पुलिस पदाधिकारी जिसको मन होता है उसका पैसा लेता है, पेपर लीक करता है, धांधलेबाजी करता है, भ्रष्टाचार करता है और कोई आवाज उठाता है तो उसको 4 लाठी मारता भी है।
इस चीज के खिलाफ ये आंदोलन है और ये आंदोलन बिल्कुल पूरी ताकत से हम लोग लड़ेंगे और समाज का जो वर्ग भी इसमें शामिल होता है सबका इस पे स्वागत है। आजाद मिश्रा जी, आप अपना सवाल ले लीजिए। आजाद जी, आपको अनम्यूट कर रहे हैं, सवाल पूछिएगा। आजाद, आपका आवाज नहीं आ रहा भैया। आवाज नहीं आ रही है आजाद भाई। ये जी आपको जोड़ रहे हैं। आजाद जी, आप अपनी माइक फिक्स कर लीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल रखिएगा। उससे पहले अनिकेत जी, आप अपना सवाल रख लीजिए। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। बोलिए अनिकेत। सर, मैं भी एक बीपीएससी एस्पिरेंट हूं, तो मैं सर आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा कि मतलब जो लाठीचार्ज हो रहे हैं बीपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ, या फिर उन घटनाएं भी, इतनी अजीब अजीब घटनाएं हमने देखा कि कभी पुलिस लेकर चली जा रही है, कभी कुछ लेकर चल जा रही है। तो सर एज अ लीडर आप हमें और जो हमारे फेलो एस्पिरेंट है उनको क्या सलाह दोगे, क्योंकि मेंटल हेल्थ पर काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है। हम बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तो ये सेंटर इतने दूर देते हैं, एक तो सेंटर इतने दूर देते हैं जिससे कि मेरी 10 दिन की हेल्थ खराब हो गई ठंड के कारण। तो सर मेरा यही क्वेश्चन रहेगा आपसे सर, क्या करना। मैंने जो आपको बात बताई कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला ये तो एक तात्कालिक मामला है, लेकिन ओवरऑल जो बिहार में सिचुएशन है, सरकार की असंवेदनशीलता है। जो एक दो पहलू आपने बताई कि किसी का सेंटर कहीं कर दिया, कोई भी बिहार में परीक्षा है नहीं जिसमें कि पेपर लीक के बगैर वो परीक्षा पूरा हो जाए। पिछले 5 साल में आप देख लीजिए, ये पहली घटना नहीं है। हर एग्जाम में पेपर लीक होना, भ्रष्टाचार के जरिए पदों को भरना, बच्चे आवाज उठाएं तो उन पर लाठी चलाना, ये सरकार ने एक पैटर्न बना लिया है। तो कहीं ना कहीं तो इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने आवाज उठाई है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के हर शहरी का, हर नागरिक का, आपका, हमारा ये कर्तव्य है कि पूरी ताकत से उनकी मदद की जाए, ताकि सिर्फ उन्हें ही इंसाफ न मिले। बिहार में ये परिपाटी खत्म हो, जहां बच्चों के साथ, यहाँ के नागरिकों के साथ, यहाँ के सरकार और अधिकारियों के द्वारा मनमानी भी की जा रही है, और कोई आवाज उठाता है तो उसको लाठी से मारा भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ विरोध में आवाज तो खड़ा उठाना ही पड़ेगा। बच्चों ने आवाज उठाई है, ये सेहरा उनके सर बनना चाहिए। उन्होंने हिम्मत दिखाई है। अब अगर उन्होंने हिम्मत दिखाई है तो अब हमारा, आपका ये नैतिक कर्तव्य है कि हम उनके साथ खड़े हों, और जो हमारी शक्ति ताकत है हम उनके साथ खड़े हैं। राजेश कुमार अगले हमसे जुड़ेंगे और सवाल पूछेंगे। सवाल ले लीजिए। आवाज आ रही सर? जी हाँ बोलिए राजेश जी। सर नमस्कार सर, मैं राजेश कुमार नालंदा जिला से हूँ। प्रशांत सर, एक मेरा प्रश्न है। विरोधी पार्टी या राजनीतिक दल के जो नेता हैं आप पे आरोप लगा रहे हैं, आप स्टूडेंट के नाम पर अपनी पार्टी चमका रहे हैं। सर इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे भैया राजेश जी, आप तो नालंदा के हैं, आप ही के जिला के मुख्यमंत्री हैं, तो प्रशांत किशोर की बात छोड़िए। नालंदा के होने के नाते आप लोग ही आंदोलन में कम से कम 3 छात्र ऐसे हैं जो नालंदा के हैं, जो अनशन पर बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री कुछ न करें, काम न करें, कम से कम उनसे मिल तो ले। आप लोग तो वोट देकर उनको मुख्यमंत्री हम लोगों ने बनाया है। तो आप मुझे ये बताइए कि प्रशांत किशोर राजनीति कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो छोड़ दीजिए उस बात, प्रशांत किशोर को किनारे छोड़िए। आंदोलन तो 13 दिन से चल रहा है। ये नीतीश कुमार छात्रों से न मिले, क्या ये प्रशांत किशोर ने किया है? नीतीश कुमार इस पूरी घटना पर वक्तव्य न दे, क्या ये प्रशांत किशोर ने किया है? बच्चों पर दौड़ा दौड़ा कर लाठी मारा जाए, क्या ये आदेश प्रशांत किशोर ने दिया है? तो भाई मेरे, जब सरकार अपना काम नहीं करेगी और जो वर्ग प्रभावित होगा वो आवाज तो उठाएगा ही उठाएगा। अब आपका कहना है कि आप क्यों उठा रहे हैं, तो आप मेरे भाई बता दो कि जो बच्चे यहाँ धरने पर बैठे हैं 13 दिन से, जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, जिनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, अगर वो मदद के लिए हमारे पास आए हैं
तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए कि नहीं मदद करनी चाहिए। आज प्रशांत किशोर बोल रहे हैं तभी तो मीडिया में इतना हंगामा है। प्रशांत किशोर वहां गए तभी तो 10,000 लोग वहां गांधी मैदान में आए थे। आज लाठीचार्ज हुआ है, प्रशांत किशोर हैं तभी तो सारे लोग उसका संज्ञान ले रहे हैं। प्रशांत किशोर आए हैं तभी तो मुख्य सचिव छात्र के नेताओं से मिल रहे हैं। तो अगर लोकतंत्र में हम लोग, जो समाज का वर्ग प्रभावित हो रहा है, जिसकी बात नहीं सुनी जा रही है, अगर उसकी आवाज बनकर उसके साथ खड़े नहीं होंगे तो हम किस चीज के लिए यहां पर हैं? अगले सवाल है कर्ण कुमार का। अगला कर्ण कुमार जी, आप अपना सवाल ले लीजिए। कैमरा और माइक ऑन कर लीजिए और अपना सवाल ले लीजिए। सर नमस्कार, मैं बांका जिला से कर्ण कुमार। सर बोलिए कर्ण जी। सर सबसे पहले सर मैं बीपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो सर सबसे पहले मैं आपको सर मैं सबसे पहले आपको सर धन्यवाद सर प्रकट करना चाहता हूँ कि सर आप बीपीएससी के प्रोटेस्ट से जुड़े सर। और सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सर बीपीएससी दोबारा एग्जाम क्यों नहीं कराना चाहती है, और अगर ये एग्जाम दोबारा होता है तो सर ये प्रशासन के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर जनसुराज अगर सर ये सत्ता में आती है तो ये सर आप लोगों का सर क्या दृष्टिकोण होगा सर कि दोबारा ये सी घटना ना हो। देखिए, जो पहला सवाल है ज्यादा महत्वपूर्ण है। जनसुराज की बात अभी नहीं करते हैं। बीपीएससी में ये अनियमितता पहली बार नहीं हुई है। आप स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी रहे हैं, तो आपको मालूम है कि हर एग्जाम में बीपीएससी में इस तरह की अनियमितता, भ्रष्टाचार, घोटाले, पेपर लीक का मामला हर बार होता है। कभी बच्चे दिल महसूस करके रह जाते हैं, कभी कोर्ट में जाते हैं। इस बार बीपीएससी फिर से दोबारा एग्जाम क्यों नहीं कराना चाहती है? दो वजह हो सकती है। एक तो सरकार ने, बीपीएससी ने एक तरीके से ईगो बना लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग बच्चों की बात नहीं मानेंगे। तो एक जो सत्ता में बैठता है उसके लिए कई निर्णय सिर्फ अहंकार का फंक्शन होते हैं कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं जानता हूं क्या ठीक है। दूसरी वजह जो समाज में चल रही है, मैं जानता नहीं हूं, मेरे पास उसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन हम लोग समाज में रहते हैं। सैकड़ों लोग जो मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये बीपीएससी की इस बार जो परीक्षा हो रही है ये सब बहुत बड़ी बहाली है। करीब 2000 से ज्यादा लोगों को बहाल होना है। और लोगों का एक तरह से आप कह लीजिए कंजेक्चर है कि आधे से ज्यादा पदों का सौदा उसकी सौदेबाजी पहले से हो गई है। 1200 से 1500 करोड़ रुपए लोगों ने लिए हैं इस बात के लिए कि किन बच्चों का सिलेक्शन इन जॉब्स के लिए होगा। तो स्वाभाविक तौर पर अगर आपने इतना पैसा ले लिया है, चाहे आप अफसर हैं, नेता हैं, दलाल हैं, माफिया है, तो आप तो ये नहीं चाहेंगे कि फिर से एग्जाम हो, क्योंकि आपने एग्जाम उसी तरीके से सेट किया होगा, आपने सेंटर पर वैसी व्यवस्था कराई होगी। इसलिए कहीं ना कहीं बीपीएससी का ये जो अड़ियल रवैया है ये सख्त इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सामान्य सी बात है कि भाई अगर इतनी बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है और आप 18,000 बच्चों का री एग्जाम करा रहे हैं, जो कि पीटी में चुने जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या का 90%, 80% है, तो आप तो मान रहे हैं कि इतनी अनियमितता तो हुई है कि 18,000 लोगों का फिर से री एग्जाम लेना है, तो फिर आप सभी बच्चों को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि मान लीजिए कि जो एग्जाम अभी 4 तारीख को होगा उसमें प्रश्न पत्र आसान आ गया, तो जिन बच्चों ने पहले दौर में एग्जाम दिया उनके साथ तो अन्याय हो जाएगा। या समझिए कि जो 4 को एग्जाम है उसका प्रश्न पत्र थोड़ा कठिन आ जाए, तो वो उन बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा जो कि 4 तारीख को एग्जाम देंगे। तो जो इक्वालिटी का लॉ है, जो इक्वालिटी का एक संविधान में आपको हमको अधिकार है, ये उसका वायलेशन है। तो लॉजिकली स्पीकिंग अगर सरकार ये मान रही है, ये आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है, सरकार तो ये मान रही है कि एक सेंटर पर गलती हुआ है, इसीलिए तो 18,000 लोग फिर से एग्जाम दे रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है कि बच्चों का ये कहना कि अगर आप 18,000 लोगों का एग्जाम ले रहे हो तो बाकी सबका भी एग्जाम ले लो ताकि इक्वालिटी मेंटेन रहे। और वो ये करना इसलिए नहीं चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि प्रशासनिक बहुत बड़ी चुनौती है। आप जरा मुझे बताइए, चुनाव होता है, अगर उसमें बूथ लूट लिया जाए तो क्या वहां पर नेता मान जाएंगे कि बिना रीपोल के चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाए? चुनाव होता है, उसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, क्या नेता मान जाएंगे कि बिना चुनाव के ही निर्णय दे दिया जाए?
तो अगर आप चुनाव के लिए खर्च और प्रशासनिक व्यवस्था बना सकते हैं तो बच्चों के एग्जाम के लिए या री एग्जाम के लिए वो व्यवस्था क्यों नहीं बना सकते हैं। और री एग्जाम कराने में जो समय, प्रशासनिक व्यवस्था या साधन, धन लगेगा, वो कहीं उस मुकाबले की गलत लोग चुनकर आ जाएं। जिन बच्चों ने मेहनत की है उनका सिलेक्शन न हो, जिन बच्चों ने गलत तरीके से अपना एग्जाम पास किया है उनको सिलेक्शन हो जाए, उसके मुकाबले ये सही होगा कि एग्जाम फिर से कराया जाए। जी रोशन कुमार, आपको हम एक्सेस दे रहे हैं, आप अपना सवाल रख लीजिएगा। जी रोशन जी। गुड इवनिंग सर। सर पहला क्वेश्चन तो वही है कि जो भ्रम फैलाया गया वहाँ पे कि आप वहाँ से चले गए हैं, बीपीएससी का जो भी रैली चल रही, रैली बोल सकते हैं, मार्च बोल सकते हैं, मार्च से आप चले गए, उसको भ्रम फैलाया गया, उससे कैसे देखते हैं। और सर दूसरा कि मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ, तो सर हाल फिलहाल में कोर्ट भी मान चुका है कि क्वेश्चन लीक होती है, तो बच्चे लोगों को विश्वास कम हो गया है एग्जाम से। तो अगर आपकी गवर्नमेंट आती है तो आप क्या कदम उठाएंगे कि बच्चों को एग्जाम पे फिर से भरोसा हो, और ऐसा ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम, छोटा छोटा प्रॉब्लम आने पे आप उसे तुरंत से तुरंत उनकी बात को सुनेंगे और आगे का कदम बढ़ाएंगे कि बच्चे लोगों को विश्वास उस पर पूरी तरह से बने रहे। देखिए, पहली बात जो आपने कहा भ्रम फैलाने की, भ्रम फैलाने वाला तो राजनीति है, समाज है, भ्रम फैलाते रहेगा। सत्य की एक अपनी ताकत है। बच्चों ने ये देखा कि 12 बजे से लेकर 7 बजे तक, जब तक बच्चे वहां जुड़े खड़े थे, बैठे थे, प्रशांत किशोर सबसे आगे खड़े थे, निहत्थे खड़े थे, बिना किसी सुरक्षा के खड़े थे, और जब तक खड़े थे बच्चों को किसी ने छूने की हिम्मत भी नहीं की। अब जो फिर से मैं दोहरा देता हूं, प्रशांत किशोर वहां से हटे क्यों? हटे इसलिए नहीं कि हमें कोई कहीं जाना था, हटे इसलिए कि इस प्रोटेस्ट का उद्देश्य क्या है। प्रोटेस्ट का उद्देश्य ये नहीं है कि हम सड़क पर बैठे रहेंगे, प्रोटेस्ट का उद्देश्य ये नहीं है कि हमें तोड़फोड़ करना है। प्रोटेस्ट का उद्देश्य ये है कि जो अभ्यर्थी हैं उसकी बात सरकार से हो, सरकार उनकी बात माने। जब हम लोग वहां धरने पर बैठे हुए थे और सरकार ने हमारी बात का एक पहलू मान लिया कि पहले वो कह रहे थे कि बीपीएससी के सेक्रेटरी बात करेंगे, उस बात को हम लोगों ने खारिज कर दिया, क्योंकि बीपीएससी पर ही तो आरोप है, तो बीपीएससी से बात करने का कोई फर्क नहीं, फायदा नहीं है। फिर उन्होंने, सरकार ने ये कहा कि अच्छा बीपीएससी सेक्रेटरी नहीं, अब सरकार के मुख्य सचिव बच्चों से सीधे बात करेंगे। मुख्य सचिव सरकार के ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था का सबसे बड़ा पद है। उन्होंने जो शर्त रखी कि मुख्य सचिव बात तब करेंगे जब आप लोग जहां बैठे हुए हैं यहां से हट जाइए, क्योंकि वहां 15,000 छात्रों का दबाव बना हुआ था और बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल रोड पर खड़े थे। तो जब अगर हम लोगों ने बातचीत का मार्ग तय कर लिया और गांधी मैदान से निकलने से पहले ये तय किया था कि अगर सरकार बातचीत करने को तैयार होगी तो हम लोग बातचीत करेंगे, तो हम लोगों का ये नैतिक कर्तव्य था कि बच्चों को भेजें सरकार से बातचीत करने के लिए और उस जगह को खाली कर दें। ये लोकतंत्र का तगाजा है, ताली 2 हाथ से बजती है। हम सरकार जो गलत कर रही है उस पर आरोप लगा रहे हैं, लगाएंगे भी आगे, उसके लिए उनको जिम्मेवार भी ठहराएंगे, लेकिन हमें अपने भी जो अपने कार्यकलाप हैं उस पर भी ये सुनिश्चित करना होगा कि हम लोग भी हिंसा ना करें, हम लोग भी जो बात एग्री कर रहे हैं उस पर कायम रहें। हम लोगों ने जहां तक अपनी बात तय की थी जेपी गोलंबर पर बैठ के कि हम लोग कोई हिंसा वाला काम नहीं करेंगे, हम लोग वहां बैठे रहे, पुलिस खड़ी रही, बातचीत हुई, किसी पर लाठी नहीं चली। जब सरकार ने ये बात मान ली कि आप लोग अपना डेलीगेशन भेजिए और हम लोग आपसे बात करेंगे, आप लोग वहां से हट जाइए, तब ये घोषणा वहां की गई है। आप लोग वीडियो निकाल कर देखिए, माइक पर 2 बार घोषणा की गई है कि मैंने खुद से घोषणा की है कि छात्र जो डेलीगेशन में जा रहे हैं वो जाकर मुख्य सचिव से बात करें, हम लोगों में से जो लोग घर जाना चाहते हैं वो घर जाएं, और जो लोग वापस गांधी मैदान चल के बैठना चाहते हैं वो बैठकर बातचीत कर सकते हैं। ज्यादातर छात्र जिन्होंने ये बात सुनी, चूंकि वो 12, 14, 15,000 लोग वहां जुट गए थे और कोई माइक की व्यवस्था थी नहीं, छोटे माइक से ये बात कही जा रही थी, जिन लोगों को ये बात सुनाई दी वो हमारे साथ उठकर वापस गांधी मैदान की ओर हम लोग गए। जो पीछे के बच्चे थे उसमें कुछ क्योस हुआ, उनको समझ में नहीं आया क्या हुआ, तो उसमें कुछ बच्चे वापस घर गए
कुछ बच्चों को वहां लोगों ने रोक लिया, कुछ बच्चे हमारे साथ पीछे फिर से आए। फिर गांधी मैदान में 35 मिनट तक 40 मिनट तक बैठकर हम लोग बात करते रहे। हमने हर वो प्रयास किया कि भाई बच्चे वापस गांधी मैदान आ जाए। जब उन बच्चों ने ये तय किया, 1000 हो 2000 हो, कि नहीं भैया हम लोग यहीं बैठेंगे, हम वापस नहीं जाएंगे, तो हमारे अधिकार क्षेत्र में है नहीं, तो मैं वहां गांधी मैदान से निकला हूं। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। मैं कई बार दोहरा चुका हूं कि लाठीचार्ज की कोई जरूरत नहीं थी। उन बच्चों को समझाकर हटाया जा सकता था, अगर नहीं समझे तो वाटर कैनन का प्रयोग करके हटाया जा सकता था, या अगर थोड़ा बल प्रयोग करना भी था तो धक्का मुक्की करके भी हटाया जा सकता था। लेकिन पुलिस ने जिस बर्बरता से लोगों को मारा है, वो खाली कराने के लिए नहीं मारा है, उनको मारने के लिए मारा है। इसीलिए मैंने अगले दिन प्रेस करके कहा कि पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम लोग पुलिस को कोर्ट में लेकर जाएंगे। ये जनसुराज और प्रशांत किशोर सुनिश्चित करेंगे कि जिन पदाधिकारियों ने लाठी चलाया है उन पर कार्रवाई होकर ही रहेगी। इससे आगे बढ़कर मैंने ये कहा कि आगे जब ये दो तारीख के बाद से जब ये आंदोलन अगर आगे चला, सरकार ने तब तक इसका समाधान नहीं निकाला, तब प्रशांत किशोर सिर्फ इन बैठकों में, संसद में, धरने में जाएंगे नहीं, खुद बैठेंगे, ताकि मेरे वहां से हटने का सवाल ही नहीं है। देखिए आप एक बात समझिए, प्रशांत किशोर लाठी चली और प्रशांत किशोर हट गए, ऐसी बात नहीं है। प्रशांत किशोर वहां से चले आए तब पुलिस ने लाठी चलाया है, हमारे आने के 45 मिनट के बाद चलाया है। आप कह रहे हैं कि आप वहां से हटे क्यों? तो भाई हमको वहां पूरे टाइम तो रहना नहीं था। समझौते की एक कड़ी हम लोगों ने अपनी जीत हासिल कर ली थी, सरकार को झुका दिया, सरकार के मुख्य सचिव बात करने के लिए तैयार हो गए, तब हम लोगों को संयम रखना चाहिए था, वहां पर धरने पर आकर चुपचाप बैठ जाना चाहिए था, इस बात का इंतजार करना चाहिए था, जैसे अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि मुख्य सचिव से बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। अगर नतीजा हमारे हक में नहीं निकलता तो फिर से हम लोग जाकर वहां बैठ जाते। वहां पर बैठ के नारेबाजी करने से तो फायदा होगा नहीं। जिन छात्रों को ये बात समझ में आई वो हमारे साथ हट गए वहां से, जिन लोगों को समझ में नहीं आई या उत्साह में या किसी ने किसी के कहने पर वहां रुक गए, उनके साथ पुलिस ने बर्बरता दिखाई। लेकिन जिन छात्रों ने मेरी बात नहीं मानी, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वो भी जब अस्पताल में पहुंचे तो उनके इलाज के लिए सबसे पहले हम ही लोग पहुंचे। उन पर केस पुलिस जब करके उनको पकड़ रही थी तो उनको छुड़वाने की व्यवस्था भी हम लोगों ने ही की। जो बच्चे हम लोग की बात नहीं माने वो रात में जब धरने पर वापस आए तो उनके रहने की व्यवस्था हम लोगों ने की, उनके साथ रात भर 4 बजे तक मैं बैठा रहा। तो ऐसी बात नहीं है। आप एक लाइन में फर्क समझिए, लाठी चलने के बाद अगर मैं हटता तो दोष मेरा था, मेरे हटने के बाद 1 घंटा के बाद पुलिस ने कायरतापूर्ण बच्चों को, सामान्य परिवार के बच्चों को घेर कर मारा है। ये उनकी गलती है। उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम कोई लाठीचार्ज या कोई बल प्रयोग नहीं करेंगे, आप घर जाइए। आप 5 लोगों का डेलीगेशन अब मुख्य सचिव से मिलने जा रहा है। बच्चे यहां से गए नहीं, मैं वहां से हट गया, उसके बाद पुलिस ने पीछे से लाठीचार्ज किया है। तो इन्होंने दूसरा सवाल किया था कि ये होता क्यों है। होता इसलिए है कि देखिए बीपीएससी से गलती हुई कि नहीं हुई वो तो जांच का विषय है, लेकिन ये होता इसलिए है कि सरकार की ओर से इतनी असंवेदनशीलता दिखाई जा रही है कि जो बच्चे प्रभावित हुए, सरकार उनसे मिलने को नहीं तैयार है। अगर सरकार ने पहले दिन बच्चों से मिल लिया होता, ये कह दिया होता कि हम इसकी जांच करा रहे हैं या जांच करा लेते, तो बीपीएससी पर भी दबाव होता। अगर किसी ने गलती की है वो भी डरता। वो तो सर जो गलती कर रहे हैं या जो बीपीएससी या कोई दूसरे एग्जामिनेशन बॉडी हैं, उनको तो मालूम है कि मैं गलत करूं, सही करूं, पेपर लीक करूं, बच्चों के साथ कुछ भी करूं, सरकार तो हमारे साथ ही खड़ी होगी और बच्चे अगर आवाज उठाएंगे तो उन पर एफआईआर होगा, उन पर लाठी चलेगी। तो सरकार को जिसको जनता के साथ होना चाहिए वो बीपीएससी के साथ खड़ी है, और जो बीपीएससी यहाँ कटघरे में खड़ा होना चाहिए वो निर्णय दे रहा है कि हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। तो आप पीछे भी किसी बच्चे ने सवाल किया कि आप लोग इसको कैसे सुधारेंगे नहीं सुधारेंगे वो व्यवस्था की बात है, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए कि जो लोकतांत्रिक सरकार आप और हम चुनकर भेजते हैं वो आपकी हमारे हित के लिए है। वो बीपीएससी के अफसर को बचाने के लिए नहीं होनी चाहिए, वो पेपर लीक करने वाले माफियाओं को बचाने के लिए नहीं होना चाहिए। ये डर इसलिए खत्म हो गया है क्योंकि बीपीएससी हो या कोई दूसरी अन्य एग्जामिनेशन बॉडी हो, वहां पर बैठे हुए अफसर
उनके साठगांठ से काम करने वाले शिक्षा माफिया, उनको मालूम है कि जब छात्रों के साथ अन्याय होगा तो छात्रों की बात सरकार नहीं सुनेगी, सरकार उनके पक्ष में नहीं खड़ा होगी। अगर छात्र हिम्मत करके धरना प्रदर्शन करेंगे तो उन पर लाठी चलेगा। छात्र मुझे रोज बता रहे हैं कि भैया कोर्ट में जाने का फायदा नहीं है, बीपीएससी कोर्ट में केस हारता नहीं है। क्यों? क्योंकि छात्रों का उस पर से विश्वास अब खत्म हो गया है कि कोर्ट से राहत मिल सकती है। तो हम लोग को ये जरूरत है कि छात्रों में वो हिम्मत, वो जज्बा पैदा किया जाए कि नहीं, अगर हमारे साथ गलत होगा तो हम खड़े हो सकते हैं। हमें एफआईआर से डरने की जरूरत नहीं है, इनके लाठी से डरने की जरूरत नहीं है। हम लोगों में ये हिम्मत पैदा करनी होगी कि अगर सरकार गलत करती है, पुलिस लाठी चार्ज करती है, तो कोर्ट में जाएंगे हम लोग, इनको भी कोर्ट में घसीटेंगे, इन पर कानूनी कार्रवाई कराएंगे। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये चीज रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जो लोग परीक्षा लेने वाले हैं, जो शिक्षा माफिया है, जो करोड़ों रुपया इससे कमा रहे हैं, लूट रहे हैं बच्चों के कीमत, भविष्य के कीमत पर, वो कहीं ना कहीं सरकार उनके साथ खड़ी हुई दिख रही है। जी नमस्कार सर, हम दरभंगा जिला से आते हैं, मेरा नाम हरि प्रकाश हो गया। हम जानना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार यह समय व्यर्थ कर रही है ताकि आंदोलन कमजोर हो जाए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, किसी भी सरकार में जहां पर भी आंदोलन होता है, सरकार का वो टैक्टिक्स होता ही है कि दे वांट यू टू गेट टायर्ड। भाई बच्चे कितने दिन बैठेंगे? मैं आपको बताऊं, जो ये मीडिया में आप लोग खबर सुन रहे हैं कि बच्चे 13 दिन से अनशन पर बैठे हैं, आप दरभंगा में जरा सोचिए कि इस ठंड में बच्चे रोड पर हैं, वो कैसे ठंड में अपनी रात बिता रहे हैं, वो खाना कहाँ से खा रहे हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्था कहाँ से हो रही है। धीरे धीरे वो चीज खत्म होती जाती है। अगर लोग खड़े होकर उनकी आवाज नहीं बनेंगे, हर दिन रात में पुलिस के कुछ लोग जाकर वहां दबिश बनाते हैं, बच्चों को डराते हैं कि भाई तुम यहाँ से भागो, नहीं तो तुम पर एफआईआर हो जाएगा, तुम्हारा कैरियर खराब हो जाएगा। तो ये तो सरकार को, आंदोलन को कमजोर करने का एक नेचुरल तरीका है, और यहाँ पर वो हो भी रहा है। लेकिन चूंकि सब लोग, हम लोग खड़े हैं, छात्र भी कई बड़ी संख्या में खड़े हैं, इसीलिए सरकार इस आंदोलन को दबा नहीं पा रही है। और आप देख रहे हैं कि अब मजबूरी में दूसरे लोगों को भी खड़ा होना पड़ रहा है, हर नेता को बोलना पड़ रहा है, हर टीवी चैनल पर इसका डिबेट चल रहा है। ये लोकतंत्र में लोगों की, आपकी, हमारी आवाज की ताकत है, सामूहिकता की ताकत है। आपके साथ अन्याय होगा, आपके साथ साथ सारे लोग जो इसको अन्याय मानते हैं, अगर वो खड़े होंगे तभी रास्ता निकलेगा। अगर आप ये सोचिएगा ये तो बीपीएससी अभ्यर्थी का मामला है, हम क्यों बोले, तो आज उसके साथ अन्याय हो रहा है, कल आपके साथ अन्याय होगा। आज लाठी किसी के बच्चे पर चली है, कल आपके हमारे बच्चों पर लाठी चलेगी। आज सोनू यादव ने आत्महत्या की है, कल किसी के घर में ऐसी दुखद घटना हो सकती है। इसलिए जब अन्याय हो तो उसके खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। इसलिए इस अभियान को समर्थन है, इसलिए यहाँ बच्चों के साथ खड़े हैं। वरना 2.5 साल से हर मंच से मैंने कहा है कि मेरा आंदोलनों में, धरनों में कोई विश्वास नहीं है। मैं बिहार में हुए किसी भी धरने में, किसी प्रदर्शन में, किसी आंदोलन में नहीं गया हूं। इसमें इसलिए जा रहा हूं कि इन बच्चों के साथ अन्याय किया जा रहा है। आप एग्जाम लीजिए या मत लीजिए, आपको ये हक नहीं है कि आप बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर रोड पर मारिए। आपको ये हक नहीं है कि बच्चों पर आप एफआईआर करके उन पर उनका कैरियर खराब कीजिए। आपको ये हक नहीं है कि बच्चों के जीवन से आप खिलवाड़ कीजिए। आपको उनसे, इन्हीं के वोट से जीतकर आप कुर्सी पर बैठे हुए हो, और आप इनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करोगे तो कोई ना कोई खड़ा होगा। इसीलिए हम लोग इनके साथ खड़े हैं। बोलो भैया अब्दुल जी। जी गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अब्दुल मोहित है, मैं अररिया जिला से हूँ, और सोशल मीडिया उर्दू का मैं वॉलंटियर हूँ सर। सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से पप्पू यादव जी बयान दे रहे हैं सर, उन पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? और सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो ये पेपर लीक का जो मुद्दा है सर, इनको लेकर जनसुराज की आगे की क्या कुछ प्लानिंग है, या इसी तरह सर क्या इसके लेकर जनसुराज का क्या सर ये है स्टैंड है? देखिए, मैं पेपर लीक के मुद्दे पर कई बार बोल चुका हूँ। पेपर लीक इसलिए हो रहा है कि जो लोग पेपर बना रहे हैं, जो लोग इन संस्थाओं को चला रहे हैं, जो लोग एग्जामिनेशन लेने वाले हैं, कहीं ना कहीं वही लोग उन तत्वों, उन लोगों से जुड़े हुए हैं जो पेपर लीक कर रहे हैं। आज से 2 बरस पहले जब पेपर लीक मामले में जिस व्यक्ति का नाम आया, उसका फोटो उस समय के शिक्षा मंत्री के साथ प्रकाशित हुआ है। तो
तो जब शिक्षा मंत्री ही पेपर लीक के मामले के एक्यूज के साथ फोटो खिंचाएगा, उसके साथ बैठेगा, तो पेपर लीक तो होगा ही होगा। घर का मुखिया ही जब चोरी करने लगेगा तो आप बताइए वो कैसे उसमें कोई व्यवस्था से वो रुकने वाला है। कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था में सरकार का इकबाल, सरकार का डर खत्म हो गया है। जो अधिकारी हैं जो वही चला रहे हैं, अधिकारियों की मनमानी है, उनके लिए ये पैसा बनाने का साधन है, उनके लिए ये अपने साथी मित्रों को आगे बढ़ाने का अवसर है। उनको ये पता है कि हम कुछ भी करें, आज की जो सरकार है वो हम पर कार्रवाई नहीं करेगी। आप मुझे बताइए, पिछले 5 साल में इतने पेपर लीक हुए, क्या आप जानते हैं कोई एक व्यक्ति जो भी जेल में हो पेपर लीक मामले में? क्या कोई अफसर अभी तक सस्पेंड हुआ पेपर लीक मामले में जो जेल में हो? क्या कोई मिनिस्टर, कोई विधायक अभी तक पकड़ा गया जो पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं। तो धीरे धीरे वो डर खत्म हो गया है। इसलिए जो तत्व हैं जो इस तरह की शरारती चीजें करते हैं या जो इन चीजों का फायदा उठा रहे हैं, वो सरकार से डरे बगैर खुलेआम हजारों करोड़ रुपए का लेन देन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर सरकार का डर उन पर कायम होगा, सही लोग इन संस्थाओं के हेड बनाए जाएंगे। अब बीपीएससी के चेयरमैन को देख लीजिए, बीपीएससी के चेयरमैन को आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, गूगल खोलिए और बीपीएससी के नाम चेयरमैन का नाम लिखिए तो आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति पर सैकड़ों केस है। इस व्यक्ति पर कितने केस सीबीआई और ईडी और कितने तरह के भ्रष्टाचार के मामले हैं। अब ऐसे आदमी को आप बीपीएससी का चेयरमैन बनाइएगा तो वो तो उससे क्या आप अपेक्षा रखते हैं? पहले जो बीपीएससी में चेयरमैन होते थे वो बड़े विद्वान लोग होते थे, उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा होता था। आप गलत कैरेक्टर के लोगों को, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को पैसा लेकर चेयरमैन बनाइएगा इन संस्थाओं का, तो पेपर लीक तो होगा ही होगा। आप सबको पहले तो 9 वर्ष की अग्रिम बधाई दे रहा हूं। छात्रों को, स्टूडेंट्स को, अभ्यर्थियों को ये बताना चाहता हूं कि आप हिम्मत मत हारिए, व्यवस्था बदलेगी, सुधार होगा। राजनीतिक व्यवस्था बदले या न बदले, अगर आप आवाज उठाएंगे, संघर्ष करेंगे, तो शिक्षा माफिया या जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो बीपीएससी के लोग हैं, जो आपके हक को बेच रहे हैं, उनमें डर पैदा होगा, ये चीजें रुकेंगी। पेपर लीक इसलिए होता जा रहा है क्योंकि पेपर लीक के बाद समाज में समग्र तौर पर आंदोलन नहीं खड़ा हुआ। अगर एक बार सरकार को पता चल जाए कि अब इसको हम लोग चुपचाप सहने वाले नहीं हैं, तो सरकार के साथ साथ पूरी व्यवस्था पर दबाव बनेगा, पेपर लीक करने वाले माफियाओं पर दबाव बनेगा, उन लोगों पर दबाव बनेगा जो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। तो अब समय है कि बिहार के लोग, खासकर छात्र, युवा, जो अपने लिए बेहतर भविष्य चाहते हैं, वो ये तय करें कि अब हम इस मामले को सहने वाले नहीं हैं। डरिए मत, पुलिस से मत डरिए, आप कोई गैर कानूनी काम मत कीजिए, हिंसा में इन्वॉल्व मत होइए, लेकिन जहां पर भी आप हैं वहां से आवाज बुलंद कीजिए। तभी बिहार का भला होगा, तभी आपका भला होगा, तभी आने वाले समय में बिहार के बच्चों के साथ इंसाफ हो सकेगा। इसी संदेश के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, 9 वर्ष की शुभकामना आप, और ये इस अपेक्षा के साथ कि नया आने वाला वर्ष आपके लिए, आपके परिवार के लिए बेहतर हो, मंगलमय हो, और जिस आशा अपेक्षा के साथ आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपके जीवन में वो सफलता मिले, आपको खुशियां नसीब हो। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद।